अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास, हाउ आर यू? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। और टॉपिक जो है वो हम लोग डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस पढ़ रहे थे। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने बात की थी कि डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है किस फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ डाटा एनालिसिस, डाटा को एनालाइज करना। जब भी हम डाटा को एनालाइज करने की बात करते हैं तो डाटा एनालाइज करने के लिए हमेशा मैथमेटिकल टूल्स यूज़ किए जाते हैं। मैथमेटिकल टूल्स यानी कि जो मैथ्स के फार्मूलाज होते हैं उनको यूज़ किया जाता है डाटा को एनालाइज करने के लिए। तो जो यहाँ पे मैथमेटिकल और इसके साथ स्टैटिस्टिकल का वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल, स्टैट के फार्मूलाज जैसे आप लोग पढ़ते हो मैथ्स में भी, एंड में मीन, मॉड, मीडियन, कुछ इस किस्म के, और इसके अलावा रेशो, प्रोपोर्शन, ये कुछ स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज होते हैं। मैथ्स और स्टैट में डिफरेंस ये होता है कि मैथ्स हमेशा आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर देते हैं, जैसे कि लेकिन स्टैट जो है इसमें कुछ डिफरेंसेस थोड़े बहुत देने कि आपको एवरेज आंसर देती है, एग्जैक्ट आंसर नहीं देती है। तो डाटा एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया जाता है। दो रेशोज़ यूज़ होती हैं, इसमें दो फार्मूलाज यूज़ होते हैं, एक रेशो का और दूसरा प्रोपोर्शन का। ये दोनों टर्म्स यूज़ की जाती हैं। इसमें पहले हम लोग रेशो पढ़ लेते हैं कि रेशो क्या होता है। रेशो की अगर हम लोग बात करें तो जरा आप देखें कहते हैं जी वन रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कोशेंट। फॉर एग्जांपल ए ओवर बी, इसको डिनोट करते हैं डिवाइड से और कॉलन से, यानी कि दो रेशोज़ को जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो डिवीजन से, कोशेंट से, तो इसे रेशो कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक रेशो 4 है, दूसरी 8 है, और आप इनमें क्वेश्चन से इसको शो कर रहे हो डिवीजन से या कॉलन की फॉर्म से, तो हम कहते हैं जी ये रेशो है उसकी नंबर्स की, दो नंबर्स की ये रेशो है। बेसिकली डिवीजन जिसको हम कहते हैं, मैथ्स में आप लोग इसको बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगली चीज़ है प्रोपोर्शन। ठीक है, कि प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दो रेशोज़, देखें ये हमारे पास है एक रेशो, ठीक है, जब दो रेशोज़ को हम इक्वल की फॉर्म से शो करते हैं या साइन ऑफ इक्वलिटी से शो करते हैं तो हम कहते हैं जी ये प्रोपोर्शन बन गया है। जैसे हमारे पास 14 रेशो 8 है तो हम कहें जी 7:21, तो ये जो है हमारे पास ये प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्रोपोर्शन मीन्स टू जॉइन टू इक्वल रेशियोज बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी। यहाँ एग्जांपल दी हुई है 14:20 और x:100। अब आपको पता है, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है कि x जो है वो फाइंड आउट किया जाता है फार्मूला जो सारा उसको करके, आप बेटर जानते हैं इसके बारे में। यहाँ से आपने रेशियो और प्रोपोर्शन की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आगे आपको टॉपिक आता है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। ठीक है, मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। तो अब जिस तरह हम लोगों ने बात की थी, बायोमेट्री पढ़ा था आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 में, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस में। वहाँ आप लोगों ने पढ़ा था कि मैथमेटिकल टूल्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है बायोलॉजिक्स के अकॉर्डिंग। जो डाटा हमारे पास इकट्ठा होता है उसको आगे एनालाइज करने के लिए या फिर उसको फर्दर उससे एवरेज लेने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मैथमेटिकल टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो यही चीज़ है कि मैथ्स को भी यूज़ किया जाता है डाटा को जो है वो उस एक एवरेज देने के लिए, उसकी एक स्टेटिस्टिकल एक टेक्निक, एक उसको वैल्यू देने के लिए। तो यहाँ से हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन करनी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स refers to the computational and statistical techniques for the analysis of biological data। computational का वर्ड जो है ना यहाँ पे, ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हिसाबी तौर पे जो है उसके लिए यूज़ होता है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो हम स्टैट के फार्मूलाज यूज़ करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये हमारा आज का बेसिक टॉपिक है। इसके बाद हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं और चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, रीडिंग कर लेते हैं आज के टॉपिक की हम। तो रीडिंग स्टार्ट करेंगे डाटा एनालिसिस से। इसमें देखिए वो बताते हैं जनाब, डाटा एनालिसिस इज नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। इट इज़ डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। रेशो एंड प्रोपोर्शन डेफिनेशन है रेशो की, अंडरलाइन कर ले। व्हेन आर रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कोशेंट, it is called the ratio of the number to the other. Ratio may be expressed by putting a division or colon marked between two numbers. For example, the ratio between 50 malarial patient and 150 normal persons is 1:3. उसके बाद प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लें। प्रोपोर्शन मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशियोज बाय देयर sign of equality. For example, A:B is equal to C:D is a proportion between the two ratios. This proportion may also be expressed as A:B proportion C:D. When three values in a proportion are known, the fourth one can be calculated. ठीक है, आगे एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। यहाँ से हम लोगों ने बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन करनी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। यहाँ से आपने ये डेफिनेशन करनी है। इससे तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम हमारी एक्सरसाइज कर लेते हैं।
तो एक्सरसाइज में हमारा पहला जो MCQ है दैट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड। आप लोगों ने पढ़ा है ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, देन डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। तो हमारे पास इसके हिसाब से सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आएगा, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस। हम लोगों ने हाइपोथेसिस में पढ़ा था कि ये टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए जिसको झुटलाया जा सके, गलत साबित किया जा सके। तो इसके अकॉर्डिंग मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ऑल अवेलेबल डेटा, ये इसकी करेक्टर है। मस्ट बी टेस्टेबल, ये भी इसका करेक्टर है। मस्ट मेक प्रिडिक्शंस, ये भी इसका करेक्टर है। मस्ट बी करेक्ट, ये इसका करेक्टर नहीं है क्योंकि हमने कहा कि ये रॉन्ग भी साबित की जा सके, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सही ही हो। तो बी ऑप्शन जो है इसका, सी ऑप्शन जो है इसका ये करेक्ट है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका में करेक्ट है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, एट विच पॉइंट इज़ अ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली टू यूज रीजनिंग। रीजनिंग किस पॉइंट पे बायोलॉजिस्ट यूज़ करता है, तो इसमें वाइल टेकिंग ऑब्जर्वेशन, तो उसमें नहीं होता है। ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस के लिए हम कहते हैं कि टेंटेटिव आइडिया है जो सही भी हो सके और गलत भी साबित किया जा सके। तो हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हुए जो है ना उस टाइम कोई ना कोई रीज़न रखी जाती है। जिस तरह हम लोगों ने मलेरिया वाले केस में पढ़ा था, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, इसमें ऑब्जर्वेशन भी थी और इसके अलावा रीज़न भी देखी गई थी। रीज़न के जी उस टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फाइंड हो रहा था। उसके अलावा जब हम लोगों ने दूसरी हाइपोथेसिस पढ़ी थी दैट मस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया, तब हमारे पास कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं था, प्रूव नहीं था, लेकिन एक रीज़न हम लोगों ने ली थी ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद आ हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल टू बी साइंटिफिकली वैलिड। बीइंग टेस्टेबल मीन्स दैट हाइपोथेसिस जो है साइंटिफिकली वैलिड होने के लिए टेस्टेबल होनी चाहिए। टेस्टेबल का मतलब क्या है? टेस्टेबल का मतलब ये है कि ये गलत भी साबित हो सके। ऑब्जर्वेशन जो है दैट कैन प्रूव हाइपोथेसिस इनकरेक्ट, इसमें ए ऑप्शन आएगा। उसके बाद व्हाट वुड बी द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस दैट बीन प्लांट्स रिक्वायर्ड सोडियम। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंट जो है वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। इट मीन्स कि हम कंडीशंस दे के और कंडीशन के बगैर दोनों तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन आएगा, ग्रो बीन प्लांट्स विद एंड विदाउट सोडियम। दो कंडीशंस देंगे, एक ये कि बीन प्लांट को सोडियम प्रोवाइड की जाए और दूसरी क्या कि सोडियम ना प्रोवाइड की जाए। उसके बाद आगे है हमारे पास, अ गार्डनर सीज अ लार्ज स्नेक नियर बाय, ही नोज दैट जनरली स्नेक स्टिंग्स, सो द गार्डनर रैन अवे। द गार्डनर डिड विच ऑफ द फॉलोइंग? used reasoning, used observation, कंस्ट्रक्टेड अ थ्योरी, टेस्टेड अ हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा यूज्ड ऑब्जर्वेशन का, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इस सेंस में आती है, अब जो भी गार्डनर है उसने स्नेक को देखा तो उसके माइंड में ऑलरेडी एक ऑब्जर्वेशन थी जो उसको पता था कि जी स्नेक जो है ये स्टिंग करेगा, स्नेक स्टिंग कर सकता है, उसकी डेथ जा सकती है। ये वो चीज़ उसने पहले नोटिस की हुई थी अपने इन्वायरमेंट पे अपने अकॉर्डिंग, तो यूज्ड ऑब्जर्वेशन आएगा। अ साइंटिफिक थ्योरी हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। साइंटिफिक थ्योरी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो भी एविडेंसेस हैं उससे ये अग्री करती हो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। तो हम लोगों ने कहा था कि थ्योरी कैन बी रिजेक्टेड बट लॉ कैन नेवर बी रिजेक्टेड। इसके अलावा इट हैज़ एब्सोल्युटली प्रूवन, इट डज नॉट नीड टू बी ऑल्टर्ड इन लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। तो इसमें ए ऑप्शन आएगा, इट अग्रीज विद अवेलेबल एविडेंस। ये इसका करेक्टर या प्रॉपर्टी लाजमी होनी चाहिए। देन एक्सपेरिमेंटेशन इज ओनली अ स्टेप ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ऑलवेज। एक्सपेरिमेंटेशन साइंटिफिक प्रोसेस है और इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स जो है ये हमें हमेशा जो है रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। एक्सपेरिमेंट ही बताते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस या हमारी ऑब्जर्वेशन सही हैं या नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट MCQ है हमारा, यू आर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, स्टूडेंट्स learn more if they drink tea before sitting for study. Your 20 experimental students drink tea before study. You test their learning by giving questions. Your 20 students of the control group should have all experimental condition identical to the experimental group except that. हम लोगों ने कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के बारे में पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने आंसर देना है कि अगर 20 स्टूडेंट्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने ये सर्च करना है कि क्या ड्रिंकिंग टी जो है उन पढ़ने से पहले उसकी क्या उनके उस पर असरात हैं। तो इसके लिए हम सी ऑप्शन है उसमें हम कंट्रोल ग्रुप में देखेंगे, दे शुड नॉट टेक टी बिफोर स्टडी। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है कि जिसको हम फ्री कंडीशन देते हैं। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा उसके लिए हम क्या कहेंगे कि वो टी लेंगे, और जो हमारा कंट्रोल ग्रुप होगा दे शुड नॉट टेक टी बिफोर स्टडी, ठीक है। तो ये हमारा इस MCQ का आंसर है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू।